नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर भीलवाड़ा में अजमेर एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भीलवाड़ा पुलिस की मदद से होटल पर छापा मारा गया है। अंडरग्राउंड होटल में मिला है अवैध केमिकल युक्त हजारों लीटर बायोडीजल। होटल में अंडरग्राउंड टैंक बनाकर किया जा रहा था अवैध कारोबार और एक टैंकर भी किया गया है एटीएस की तरफ से जब्त। सीआई रोडमल की अगुवाई में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। होटल सरपंच पर टैंकर ने अवैध बायोडीजल 18,580 लीटर जब्त की है और डीएसओ भीलवाड़ा के साथ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल भीलवाड़ा में पुलिस की मदद से होटल पर छापा मारा गया और अंडरग्राउंड होटल में मिला है अवैध केमिकल युक्त हजारों लीटर बायोडीजल। होटल में अंडरग्राउंड टैंक बनाकर यह कारोबार किया जा रहा था। एक टैंकर भी इसके साथ एटीएस ने जब्त किया है। एटीएस और लोकल पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिलशाद इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिलशाद, पूरी जानकारी क्या है, क्या क्या अब तक बरामद हुआ और कब से यह कारोबार चल रहा था? जी बिल्कुल, अजमेर एटीएस और भीलवाड़ा की पूर्व थाना पुलिस के साथ ही भीलवाड़ा के रसद विभाग ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अजमेर एटीएस की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने 18,580 लीटर बायोडीजल जो है वो बरामद किया है। कारोबार कब से चल रहा था और किस लेवल पर चल रहा था उसकी जांच जो है फिलहाल की जा रही है। रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा पूर्व थाने में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। जी शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब पता चला तो उसके बाद खुदाई की गई। बताया जा रहा कि अंडरग्राउंड यहाँ पर टैंकर बिछा रखा गया था और हजारों लीटर बायोडीजल यहाँ से बरामद हुआ। हालांकि एक टैंकर को भी जब्त किया गया है और एटीएस और लोकल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जिसमें अब तमाम चीजें खुल रही हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाली से एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मारवाड़ जंक्शन थाने का एसएचओ ट्रैप किया गया है। 25,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पाली एसीबी की कार्रवाई है। मारपीट के मामले में राजीनामा करवाने को लेकर दी गई थी रिश्वत। गिरधारी सिंह है मारवाड़ जंक्शन थानेदार। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि पाली से एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर मारवाड़ जंक्शन थाने का एसएचओ ट्रैप किया गया। 25,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। पाली एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मारपीट के मामले में राजीनामा करवाने को लेकर रिश्वत दी गई थी। गिरधारी सिंह है मारवाड़ जंक्शन थानेदार। सवाई माधोपुर महिला थाने में एसीबी का एक्शन। कांस्टेबल ज्योति सिंह और दलाल राजेंद्र ट्रैप किए गए हैं। एसीबी ने 5,000 के रिश्वत लेते पकड़ा है। मारपीट के केस को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 25,000 के रिश्वत के साथ आपको बता दें कि सवाई माधोपुर महिला थाने में एसीबी का एक्शन। कांस्टेबल तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर महिला थाने में एसीबी का एक्शन किया गया है। कांस्टेबल ज्योति सिंह और दलाल राजेंद्र को ट्रैप किया गया। 5,000 के रिश्वत के साथ एसीबी ने दबोचा है। जयपुर में लेबर कमिश्नर रिश्वत केस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान सामने आया। सतीश पुनिया ने कहा कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है। मुझे लगता है कि जब सरकार की मानसिकता और नीयत कमजोर होती है तब इस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा होता है। राजस्थान में इस तरह का दृश्य पहली बार देखने को मिला है, जिसमें बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक स्तर तक लोग शामिल हैं। अपराध की तरह भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की सरकार को प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। लगातार एक लंबी फहरिस्त बढ़ती जा रही है और एसीबी जब कार्रवाई करती है तो एसीबी की कार्रवाई से एसीबी अच्छा करती है, इस तरीके के लोगों को पकड़ती है, समझ में आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब सरकार कमज़ोर होती है तो इस तरीके की गतिविधियां बढ़ती हैं। किसी भी महकमे को देख लो, उसमें ये सारी चीज़ें सर चढ़ के बोलती हैं। बीकानेर की सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां लंबे समय से इलाके में हो रही बाइक चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने आखिरकार शातिर चोर सुंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर चोर से 8 मोटरसाइकिल और 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सीओ पवन कुमार भदौरिया ने बताया कि शातिर चोर हॉस्पिटल के आसपास वारदात को अंजाम देता था। आरोपी से पूछताछ जारी है और कई वारदातें खुलने की उम्मीद है। क्षेत्र में ये लगातार घूमता रहता था और इधर ही इसने ज़्यादातर वारदातों का अंजाम दिया है। डीएसटी की टीम ने एक विशेष प्लान बनाकर ये पूरे पीबीएम के अंदर अपने आदमियों को लगाया और साथ में ही मोबाइल्स और ये ट्रैकिंग के द्वारा जो संदिग्ध पुराने लोग थे उनको ट्रैक किया गया, जिसके आधार पर ये पता चल सका।
और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चौमू से। हरमाड़ा के दौलतपुरा में फायरिंग, एक युवक पर हुई फायरिंग। हरमाड़ा पुलिस पहुंची मौके पर, हालांकि युवक के सर छूकर निकली गोली। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फायरिंग की घटना यहां पर सामने आई है हरमाड़ा के दौलतपुरा में। चौमू के हरमाड़ा के दौलतपुरा में फायरिंग की गई है, एक युवक पर फायरिंग की गई और हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि युवक के सिर को छूती हुई ये गोली पार हो गई। युवक को अस्पताल में हालांकि भर्ती करवा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में गंभीर और बड़ैच नदी बजरी माफियाओं के निशाने पर है। बजरी माफिया लगातार यहां से अवैध खनन करके बजरी की चोरी कर रहे हैं और खनिज विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। गंभीर नदी से बजरी निकालकर शहर के गांधीनगर क्षेत्र में धड़ल्ले से बेचा जा रहा। आपको बता दें कि गंभीरी नदी से कुछ ही दूरी पर गांधीनगर में खनिज विभाग का कार्यालय भी बना हुआ है। ऐसे में उनकी नाक के नीचे अवैध बजरी का खनन बड़े पैमाने पर यहां पर चल रहा है। सीकर शहर नायकान मोहल्ले में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां पर दोनों पक्षों के 10 से 12 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शांति भंग के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वैसे तो पूरे प्रदेश में आज वीकेंड कर्फ्यू है, सभी जिलों में आज वीकेंड का कर्फ्यू ही पालन हो रहा, लेकिन कोटा से आई इन तस्वीरों जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाकई में हैरान करती हैं। बाजार बंद होने के बीच शराब का कारोबार जमकर चला। हाईवे से सटी शराब की दुकानें आधा शटर ऊपर करके धड़ाधड़ शराब बेच रही थी। कई दुकानों के अंदर लोग बैठकर शराब पी भी रहे थे। तो शराबी और शराब के कारोबार करने वाले दोनों के बल्ले बल्ले है। यहां पर वीकेंड कर्फ्यू का बिल्कुल पालन नहीं हुआ। पीने वाले कतार में खड़े हैं, चोरी छुपे खरीद रहे और बेचने वाले आधे शटर गिराकर बाकायदा ये कारोबार कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की थी, जिसकी कमी से कई लोगों की मौत हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने का ऐलान किया, लेकिन इस काम में भी भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई। दरअसल उदयपुर जिले के गोगुंडा मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बन रहे ऑक्सीजन प्लांट में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। करीब 1 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्लांट के निर्माण में ठेकेदार की ओर से पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही अन्य निर्माण सामग्री भी घटिया किस्म की इस्तेमाल की जा रही। इतना ही नहीं, निर्माण स्थलों पर बच्चों से भी मजदूरी करवाई जा रही है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पाबंदियां हटने से माउंट आबू में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की कोई भी पालना नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। आज करीब दोपहर के 11 से 12 बजे के बीच नक्की लेक और सैलानियों का इतनी ज्यादा संख्या यहां पर हो गई, चलने तक की जगह नहीं बची। आखिरकार पुलिस को स्थिति संभालने के लिए फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। जब से वीकेंड कर्फ्यू लगा है कल से शाम से, तब से हमारे द्वारा बार बार मना किया जा रहा है इनको। उसके बाद भी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। अभी प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका दोनों के सहयोग से लोगों को समझाइश की जा रही है तथा उनको भेजा जा रहा है। उनको यही कहा जा रहा है कि अभी सरकार ने छूट दी है, कोरोना ने नहीं दी। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जिला मुख्यालय पर बने कल्याण आरोग्य सदन में 100 ढाड़ी ट्रस्ट के सहयोग से बनाए गए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आउटडोर का शुभारंभ किया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर राज्य सरकार की ओर से समीक्षा की जा रही। भविष्य में संक्रमण का खतरा कम होने या फिर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था होने पर शिक्षण संस्थाओं को शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो कहीं संक्रमित नहीं हो और संक्रमित से उनको बचाते हुए एजुकेशन देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो हम इसकी समीक्षा प्रतिदिन। कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल करने के बाद अब कल से करीब 2.5 महीने बाद धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक धार्मिक स्थल खुलेंगे, जिसमें वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना दिशा निर्देशों की पालना प्रबंधनों को करनी होगी। धार्मिक स्थलों में बड़े अनुष्ठान की फिलहाल इजाजत नहीं है। भक्त सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के दर्शन कर सकेंगे। आज मंदिर प्रबंधन की ओर से प्रशासन के आला अधिकारियों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। हालांकि बड़े मंदिर प्रबंधन थोड़े असमंजस में है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बाहर के दर्शनार्थी भी आते हैं। लगभग 2.5 महीनों से राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं के लिए बंद जैन मंदिर सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार 28 जून से खोले जाएंगे। जैसा कि सरकार ने बताया कि जिन श्रद्धालुओं को 1 डोज लग चुकी है उन्हीं का केवल प्रवेश होगा। उसके अनुरूप सब भी मंदिरों की कमेटियों ने
इस तरह से निर्णय लिया है कि जिन लोगों के एक डोज वैक्सीन की लग चुकी है उन्हीं का केवल प्रवेश रहेगा। प्रातः 6 बजे से सभी जैन मंदिर खुल जाएंगे और गाइडलाइन के अनुसार ही भगवान के दर्शन, अभिषेक, शांति धारा पूजा का कार्यक्रम होगा। कल से जयपुर में धार्मिक स्थल खुलने से पहले कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जायजा लिया। जिला प्रशासन, पुलिस, सीएमएचओ के साथ धार्मिक स्थलों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थल खुलेंगे। कलेक्टर ने गोविंद देव जी मंदिर, मोती डुंगरी गणेश मंदिर खुले के हनुमान जी मंदिर का दौरा किया और मंदिर प्रबंधन की ओर से दी गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। तो कल से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मंदिर में भी मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मंदिर प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों ने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बैरिकेडिंग व्यवस्था के जरिए श्रद्धालुओं के कतारबद्ध होकर दर्शन करने की प्रक्रिया की जांच की। मंदिर खुलने का पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों ने फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर करीब 73 दिनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। मार्केट जो है पर्यटक के ऊपर आधारित है और पर्यटक नहीं आने से और यात्रियों को नहीं आने से यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों को भी, यहाँ के पूरे मार्केट वाले को, होटल वाले को, सबको बहुत घाटा हो रहा था। तो अब ये कल से ब्रह्मा मंदिर खुल रहा है तो ये प्रसन्नता का विषय है कि वापस सबकी गाड़ी से चल पड़ेगी और यात्रियों की आवक होगी, पर्यटकों की आवक होगी। पर्यटकों की आवक होने से हमारे तीर्थ पुरोहितों को भी आमदनी होगी, यहाँ के व्यापारियों को भी आमदनी होगी। प्रदेश में आम जन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन आधार कार्ड के जरिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 जुलाई से 10 लाख NFSA राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का जन आधार कार्ड से सीडिंग का कार्य किया जाएगा। योजना और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने अधिकारियों को जन आधार से वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए। बजट में राशन सामग्री वितरण को जन आधार से जोड़ने की घोषणा की गई। प्रदेश में NFSA राशन कार्डधारी परिवारों के लगभग 98% सीडिंग जन आधार कार्ड से हो चुका है, जिससे में लगभग 82% सदस्यों के मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष रहे 18% सदस्यों के राशन कार्ड के डेटाबेस का जन आधार के डेटाबेस से KYC के जरिए सीडिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से किए जाने का फैसला लिया गया है। आज प्लानिंग डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट दोनों विभागों की ज्वाइंट मीटिंग हुई है और हमारे द्वारा जिलों में पदस्थापित जिला रसद अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो 2020-21 की बजट घोषणा है कि PDS योजना के लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है और इसमें देखा गया है कि यदि दोनों विभाग मिलकर कार्य करें तो आने वाले कुछ समय में ये संभव है। इसके लिए किस प्रकार की कार्य योजना होनी चाहिए, किस प्रकार का सर्वे होना चाहिए और किस तरह से दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा डीलरों के माध्यम से और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के माध्यम से ये कार्य किया जा सकता है, इस पर गहन चर्चा करते हुए राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना का आज पूरे देश में सराहना की जा रही है। इस योजना को कई राज्यों के अधिकारियों ने प्लान भी मांगा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड राज्यों के अधिकारियों ने घर घर औषधि वितरण प्लान की जानकारी मांगी है। आखिर में राजस्थान गहलोत सरकार घर घर औषधि पौधे वितरण करके कैसे व्यक्ति और परिवार का स्वास्थ्य बनाने जा रही है, इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे से बातचीत की। राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि अब 1 जुलाई से यानी घर घर औषधि पौधे वितरण किए जाएंगे। 4 प्रजातियों के पौधे वितरण किए जाएंगे। लगातार अधिकारी जो पौधा वितरण को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी अधिकारियों की मीटिंग ली है। वन विभाग से सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और पौधे वितरण किस तरीके से किए जाएंगे, क्या रूपरेखा रहेगी, इसको लेकर आज हम वन विभाग के जो IFS हैं उनसे बात करेंगे। DN पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी मुख्य सचिव ने भी मीटिंग ली है औषधि पौधा वितरण को लेकर, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है, कैसे घर घर ये पौधे पहुंचेंगे? ये राजस्थान सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है। इसमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, ये 4 पौधे प्रत्येक परिवार को वितरित किए जाने हैं और इसमें 3 चरणों की मुख्य तैयारी है। प्रथम चरण हम पूरा कर चुके हैं, पौधे उगाना। 5.5 करोड़ से अधिक पौधे राज्य की 560 से अधिक नर्सरियों में तैयार हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया पौधे तैयार हुए हैं।
दूसरी बात है कि इन पौधों को लेकर अब जो परिवार इनको लेना चाहते हैं उनको प्रदान करना, तो इसके लिए जिला स्तर की टास्क फोर्स है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। वो विभिन्न विभागों के समन्वय से इन पौधों को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। तो कह सकते हैं जो 1 जुलाई से, क्योंकि प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, एक तरण है औषधि पौधा वितरण, उसकी तैयारी कर ली गई है, फाइनली स्तर पर है। ऐसे में जो घर घर पौधा वितरण किया जाएगा वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो लोगों को जीवन बचाने और परिवार का जीवन बचाने के लिए जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहेंगे। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में एफसीआई के गोदाम में ठेकेदार की ओर से वे ब्रिज में गड़बड़ी का खाद्य सुरक्षा योजना में राशन डीलर को कम गेहूं देकर करोड़ों का घोटाला करने का मामला सामने आया है। वहीं विधिक माप बाट विभाग द्वारा की गई वे ब्रिज की जांच में इसकी पुष्टि हुई है, जिसके तहत वे ब्रिज से 50 क्विंटल पर 45 से 48 किलो का अंतर आया है। मतलब गोदाम से गेहूं भरकर निकाल रहे प्रत्येक ट्रक में 1 क्विंटल गेहूं कम तोलकर घपला किया जा रहा था। वहीं गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के शासन सचिव ने जिला कलेक्टर को विस्तृत जांच करवाने के लिए पत्र लिखा है। इधर राशन डीलर्स की माने तो एफसीआई गोदाम से 80 ट्रक गेहूं उठाने के काम में लगे हैं और एक ट्रक में करीब 115 क्विंटल गेहूं भरा जाता है। वहीं बाट माप नियंत्रक विभाग द्वारा जांच में 50 क्विंटल पर 45 से 48 किलो का अंतर आया है, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि एक ट्रक से एफसीआई गोदाम ठेकेदार करीब 1 क्विंटल की हेराफेरी कर रहा था। वहीं 80 ट्रकों की बात करें तो 80 क्विंटल का घपला गेहूं उठाव के समय प्रतिदिन किए जा रहा था और सरकार की रिकवरी रेट 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 80 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी कर गोदाम ठेकेदार द्वारा 2,16,000 रुपए का प्रतिदिन घपला किया जा रहा था। बड़ी गाड़ियों में 3-3 क्विंटल 4-4 क्विंटल गेहूं कम पड़ रहा है और ये गेहूं हर महीने लगातार गेहूं इतना कम दिया जा रहा है। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि इसकी पूरी जांच कराई जाए। पूरी बड़ी इसके लोबी हो सकती है, पूरी बड़ी गैंग हो सकती है। जो इस गेहूं बचा हुआ है वो भी कहीं कहीं तस्करी से माध्यम से कहीं बाहर जा रहा है, नहीं तो आखिर में इतना स्टॉक इनके पास जो बच रहा है। टेस्टिंग व्हीकल लेके आए यहाँ पे और थोड़ी कमी पाई गई 43 kg की 5000 किलो के अंदर और उक्त धर्म काटे का प्रकरण दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए रसद विभाग और हेडक्वार्टर को प्रेषित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान को अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम ने लिखा है कि राज्य में वर्तमान में कोविड की स्थिति बेहतर है क्योंकि मामलों में तेजी से कमी आ रही। कोविड की इस दूसरी लहर का राज्य में अधिक प्रभाव था, लेकिन हमने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर के साथ ही चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। फिर भी तीसरी लहर की घटना को रोकने के लिए वर्तमान प्रयासों के साथ साथ टीकाकरण की ही एकमात्र तरीका है। सीएम ने लिखा, राजस्थान में अब 2,36 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है और वैक्सीन बर्बादी रोकने के मामले में भी हमने बेहतर कार्य किया है। जुलाई 2021 के अंत तक 70 लाख से अधिक लोगों को उनकी दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके लिए हमने प्रतिदिन 15 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीकाकरण करने की क्षमता बनाई है। वर्तमान में हमारा दैनिक टीकाकरण केंद्र सरकार से प्राप्त आपूर्ति की सीमा तक सीमित है। 18 साल से अधिक समय से टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से प्राप्त टीके की खुराक का दैनिक औसत केवल 3 से 4 लाख रहा। कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करने और राज्यों को टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों के सांगोद और लाडपुरा के दौरे पर रहे और उन परिवारों के बीच पहुंच रहे जिनके परिजन की कोरोना के चलते मौत हो गई। तेजी से फैलते जा रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ओम बिरला ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और मास्क को लेकर पूरी गंभीरता बरतने की अपील की है। ओम बिरला से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर है और लगातार कोटा और बूंदी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बिरला का जो दौरा है वो चल रहा है। आज बिरला जो है लाड़पुरा और सांगोद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। बिरला साहब, निश्चित तौर पर लगातार आप विधानसभा में पहुंच रहे हैं, अलग अलग ऐसे परिवारों के बीच में पहुंच रहे हैं जो कि कोरोना के बीच में जिन्होंने बड़ा दंश झेला है। किस तरह की तकलीफ आपके सामने निकल कर आ रही है? कोरोना की दूसरी वेव इस बार गाँव के अंदर भी बड़ी संक्रमित और बड़ी भयावह स्थिति में पहुंची। इस दूसरी वेव में कई परिवार के लोग चले गए,
कई परिवार में माता पिता दोनों चले गए 4-4, 5-5 दिनों के अंतर में। कई परिवार में दोनों तीनों भाई कमाने वाले हुए चले गए। कई परिवार में एक व्यक्ति पूरे परिवार को चलाता था निजी नौकरी से, वो परिवार का व्यक्ति, ऐसे कई सारे परिवार मिले मुझे जो बहुत संकट में हैं। ऐसे संकट के समय हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे कार्य योजना बना सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं वो ऐसे परिवारों को चिन्हित करें, उन परिवारों से मिले और एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए उनके सामान्य जीवन यापन करने के लिए। ऐसे भी कई परिवार हैं साहब जिनके पास रोजगार के लिए कुछ कमाने वाला भी कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने कहा ना, एक व्यक्ति कमाने वाला होता था, पूरा परिवार उस पर आधारित था। ऐसी स्थिति में उनके पर तो बहुत संकट आ गया है और ऐसे संकट के समय उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब ऐसी खबर है जिस पर पूरे जयपुर की निगाहें टिकी हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को लेकर कल सैंपल आने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कल राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच अपना फैसला सुनाएगी, जिससे ये तय होगा कि आगे जयपुर नगर निगम ग्रेटर का मेयर कौन रहेगा। मेयर पद से निलंबित हुई सौम्या गुर्जर की याचिका पर आने वाले फैसले से पहले राजधानी में सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में अगर सरकार के आदेश पर कोर्ट से स्टे आता है तो सौम्या फिर से मेयर की कुर्सी संभालेंगी। वहीं अगर स्टे नहीं आता है तो याचिका खारिज हो जाती है तो शील धाबाई का कार्यकाल आगे जारी रहेगा। कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से मुलाकात की है। बीजेपी मुख्यालय पर 1 घंटे तक ये बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नगर निगम ग्रेटर कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो भी होगा बीजेपी संगठन का निर्णय मुझे शिरोधार्य है और शनिवार को निवास के बाहर हुए हमले की घटना पर भी बोली कार्यवाहक महापौर। कहा कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैंने कल भी ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि पुलिस अच्छी तरह से इसकी जांच करे और जो भी अपराधी हो उसको। अच्छा, सुरक्षा को खतरा है आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है आपकी? देखिए, सुरक्षा तो आज के ज़माने में कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, तो नगर निगम में सुरक्षा तो बढ़ाई है, क्योंकि कल जिस तरह दुर्घटना हुई जो भी है वो भी सामने आ जाएगा, पुलिस का जांच चल। बाड़मेर जिले में शुरू हुए 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर सिरधरी उपखंड क्षेत्र के होड़ू गांव में घर घर जाकर मासूम बच्चे पोलियो की दवा पिलाते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाबूलाल विश्नोई ने इस पूरे मामले की सिरधरी ब्लॉक CMHO उम्मीद राम को जाँच सौंप दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए अब रहिए राजस्थान के साथ।